हेलो नाइन्थीज, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और आज की क्लास हम लोग करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी इन जस्ट 25 मिनट्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और इस वीडियो से आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर है और आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी आपके जो मार्क्स होंगे आपके एग्जाम को बूस्ट करने की। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वो टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने वर्क। तो बेसिकली वर्क क्या है? अगर मान लो मैंने कोई काम किया या किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूं कि उसने क्या किया, तो उसने जो भी वर्क किया, तो वर्क में क्या करेगा? या तो वो फोर्स लगा रहा होगा या तो वो क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा किसी भी चीज को, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्क। तो हमने पढ़ा क्या? देखो, हमने पढ़ा कि W वर्क जो होता है ना, W से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक चीज, कोई भी एक चीज, मान लो मैं कहता हूं फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट में से मैं कहता हूं फोर्स हमारे पास निल हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, तो क्या वर्क होगा? तो वर्क हमारे पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वर्क नहीं होगा। ओके, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो भी आपका वर्क नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई एक ए पार्टिकल है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा और वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जहां से वो स्टार्ट करता है, तो इसका जो वर्क होगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? इस केस में हमने पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो जैसे आप जीरो प्लेस करोगे तो ये वर्क को क्या कर देगा? जीरो कर देगा। बच्चों, हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वर्क है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट होती है हमारे पास वर्क की एसआई यूनिट, वो क्या होती है? वो होती है जूल। क्या होती है? जूल होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? कहता है व्हाट इज 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो आपको पता है, देखो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? कहता है 1 जूल ऑफ वर्क व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर। ठीक है, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स 1 मीटर इज नोन एज 1 जूल। अच्छा, इसका एक और यूनिट होता है सीजीएस, वो होता है अर्ग। क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब हमने वर्क देखा था, एक तो वर्क हो गया हमारे पास, हमने नॉर्मल एक बॉडी पर फोर्स लगाया और वो बॉडी क्या करने लगी? मूव करने लगी। तो हमने कुछ ना कुछ काम किया और उस वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं W इज इक्वल टू F.S से। क्या इतनी बात क्लियर आ गई कि नहीं क्लियर आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया बात। जो वर्क है ना, वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कब पॉसिबल है जब वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या जीरो होता है। तो देखो बच्चों, जीरो की कंडीशन तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी हुई है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी एक चीज जीरो हो जाती है तो वर्क डन हमारे पास क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। दूसरी कंडीशन जरा समझते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। तो बच्चों, मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ए है, ठीक है, और इस ए ऑब्जेक्ट में मान लो मैंने फोर्स लगाया टुवर्ड्स ये B2C। मैंने फोर्स किधर लगाया? B2C। और अगर ए ना डिस्प्लेस भी कर रहा है सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स B2C, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तैयार है? चलो बहुत बढ़िया बात है। हम सेकंड बात करते हैं कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा। सेम, अगर मान लो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए और उसमें मैं F न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, किस डायरेक्शन में? मैं डायरेक्शन में लगा रहा हूं B2C। ठीक है, ये डायरेक्शन है किसकी? फोर्स की। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगेंस्ट द फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगेंस्ट द फोर्स कैसे? आपने वेल कुआं, मतलब कुआं तो देखा होगा कभी, तो बकेट जब आप लोग कुएं से निकालते हैं तो देखो फोर्स कैसा चल रहा है? डाउनवर्ड। फोर्स कैसा चल रहा है? डाउनवर्ड। और जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है कैसा चल रहा है? अपवर्ड चल रहा है। दूसरा एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया और ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है, तो जब देखो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बट अगर मैं बात करूं फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रहा है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और मोशन ऑब्जेक्ट का कैसा हो रहा है? अपवर्ड। फॉर एग्जांपल लिफ्ट है, लिफ्ट अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा? वो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वर्क डन, ये हो गया हमारे पास जीरो वर्क डन।
क्या इतनी चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर? ऑफ वॉर में दो टीमें होती हैं, वो एक दूसरे की तरफ धक्का लगा रही होती हैं, तो वर्क डन क्या होगा उनका? नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, एग्जांपल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां तक की बात तो क्लियर हो गई। अब बात करेंगे, अगर मान लो फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में फोर्स किसी एंगल पे वर्क करता है। मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, आपने बचपन में किसी ना किसी को या फिर आपने खुद ने क्या किया होगा, यहां धागे बांध करके कोई कार को क्या कराया होगा, मूव कराया होगा। कुछ वैसा ही एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है? थोड़ा सा अपने बचपन को रिलेट करिए इस एग्जांपल से। अभी भी हालांकि छोटे ही हो, कौन सा भी बुढ़े हो गए हो, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट में ना जो फोर्स लग रहा है वो एक थीटा एंगल पर लग रहा है इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्लियर? तो जब फोर्स आप लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायरेक्शन कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल आ गया थीटा। तो इस तरह के फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज F इज इक्वल टू क्या, हमारे सॉरी W इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारे पास W इज इक्वल टू FS cos थीटा। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, जो भी मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करते हुए चलिए, दैट इज FS cos थीटा। क्लियर ना? थीटा की वैल्यू आप सबको पता है, मैं कुछ मेन वैल्यूज बता देता हूं। यहां से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। तो बच्चों देखो, cos थीटा की एक वैल्यू होती है 0, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 0, और cos थीटा 0 की वैल्यू होती है 1। फिर cos में मैं बात करता हूं, हमारे पास आता है जो हमें पढ़ना है 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 0। फिर आता है हमारे पास cos 180 डिग्री, और उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस का 1। ये तीन केसेस हमें पढ़ने, जरा देख लीजिए बच्चों। पहली चीज तो आपने कुली को देखा है कि नहीं देखा? तो मैंने देखो आपको बताया, क्या बताया? फिर से देखो, cos 90 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 है। cos 180 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1 है। और cos 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। क्लियर? पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब हमारे पास ये केस काम कर रहा होता है। हमारे पास कौन सा? cos 0 की वैल्यू कितनी हो? 1 हो। ठीक है? कैसे भाई? हमने देखा F और S का डायरेक्शन सेम है, फोर्स का डायरेक्शन सेम और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, तो इनके बीच में लगने वाला जो थीटा एंगल है वो कितना हो गया? 0 हो गया। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो वर्क डन कैसा आ गया हमारे पास? पॉजिटिव। भाई W इज इक्वल टू FS cos थीटा, और थीटा की जगह हमने क्या रखा? 1 रखा। जैसे ही 1 रखा तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? FS आ गया। केस नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? केस नंबर सेकंड देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट A है, इधर से हमारे पास फोर्स हो रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखो इनके बीच का जो एंगल बनता है कितना बनता है? 180 डिग्रीज। सो W इज इक्वल टू FS cos 180, और cos 180 की वैल्यू हमारे पास कैसे होती है? -1। तो यहां पर आ गया माइनस का FS। तो अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो कितने का है? 180 डिग्रीज का। तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जरा ये वाला केस देख लो, ये वाला केस तो आपने कई बार देखा होगा। मान लो ये कौन है? कुली भाई साहब है। कौन है ये? कुली भाई साहब है। और इसने क्या किया? एक बॉक्स को अपने सर पे रखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट को, ठीक है? तो कुली ने देखो जरा, फोर्स इसका कैसा लग रहा है? परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है? और कुली चलता किधर है? कुली चलता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल में, सीधे सीधे। तो वर्क डन देखो 0 कैसे हो गया? इनके बीच का जो एंगल हो गया कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ। तो F.S cos 90 डिग्री। तो यहां से W की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो ये तीन केस हो गए हमारे पास इस एंगुलर फोर्स की वजह से। क्या? cos थीटा में 0 वर्क, cos 180 में माइनस वर्क, और cos 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, तो पॉजिटिव वर्क। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एनर्जी। तो बच्चों एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। भाई अगर ताकत ही नहीं होगी तो काम करने में मन नहीं लगेगा, कोई काम नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे पास ताकत नहीं होती तो क्या मैं इतनी एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। आपके पास ताकत नहीं होती, एनर्जी नहीं होती, तो क्या आप इतनी देर बैठ के इस वीडियो को देख रहे होते? नहीं देख रहे होते, है ना? तो फिर क्या कर रहे होते? ग्लूकोज का ही पी रहे होते एनर्जी के लिए। ओके, तो एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब W अपॉन में T। क्या होता है? W अपॉन में T। ये होता है हमारे पास एनर्जी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पक्की बात? चलो, बहुत ही शानदार बात है। यहां से हम लोग एक चीज देखते हैं कि एनर्जी के दो पार्ट हो जाते हैं। पहला तो हो जाता है, देखो एनर्जी हमें जो पढ़नी है वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। क्या पढ़नी है? मैकेनिकल एनर्जी। तो एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट हुए, एक का नाम है पोटेंशियल, है ना, और एक का नाम है हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जरा समझो, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये क्या है, फॉर्मूला है, कभी कभी आपसे रिड्यूस करने के लिए या ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसमें है ऑब्जेक्ट, मोशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट ना। एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं भाई, लेट कर लिया हम लोगों ने कि जो हमारे पास वर्क डन होगा क्या होगा, F इंटू में S होगा, क्या होगा, F इंटू में S होगा। और हम लोग जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू में A होता है कि नहीं होता। और S की वैल्यू कहां से आ जाएगी, v² माइनस u² अपॉन में 2a, कहां से आई कोई बताएगा, ये आई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यहां से S की वैल्यू आ गई v² माइनस u² अपॉन में 2a। तो लेट किया कि लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u, राइट, starting from rest and mass having mass m, so the work done by the body Fs, F की वैल्यू ma और S की वैल्यू निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन का यूज किया, U की वैल्यू इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो जाता है तो 0 हो जाएगी, तो ये आया v² अपॉन में 2a इज इक्वल टू S। अब देखो ये हमारे पास F की वैल्यू है, ये S की वैल्यू है, उठा के हमें इसमें रख देना है, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, फोर्स की वैल्यू है कितनी, m.a इंटू में v² की वैल्यू कितनी है हमारे पास, S की सॉरी v² अपॉन में 2a। देखो a से a कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो W इज इक्वल टू 1/2 mv² आ गया। जितना काम कर सकते हो, जितनी आपकी बॉडी में क्या है एनर्जी है, तो रिप्लेस किया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 mv²। देखो ये हो गया फॉर्मूला, कितना आसान है ना, आसान। केवल आपको प्रीवियस चैप्टर का आपको एक फॉर्मूला उठाना है और उसके प्रीवियस चैप्टर का एक फॉर्मूला उठाना है, और इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मूविंग बस हो गया, एरो हो गया, ठीक है, आप अगर चल फिर रहे हैं, मूवमेंट में है, किसी भी तरह का मोशन हो रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। जैसे क्रिकेटर का, अगर क्रिकेटर है, अगर आप बॉलिंग करते हैं तो बॉल को लेके भागते हैं ना, तो उसमें क्या भर रहे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी भर रहे होते हैं। चलो बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैचिंग का लिख रहा हूं मैं अपनी जैकेट के कलर का, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, को आप रेस्ट में हो, ठीक है, तो एनर्जी जो रेस्ट की वजह से होती है, जो भी एनर्जी जनरेट हो रहा है रेस्ट में ऑब्जेक्ट की होने की वजह से, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल डैम्स में जो वाटर भरा होता है, जैसे अभी हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ेंगे, तो हाइड्रो पावर प्लांट क्या, डैम होता है, डैम में पानी भरा रहता है, और पानी भरा है तो रेस्ट में है वो वाटर, और वाटर रेस्ट में, तो कौन सी एनर्जी है उस पानी में, पोटेंशियल एनर्जी है। आप बैठे बैठे मुझे देख रहे हैं, तो आपके अंदर आपकी बॉडी में जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलो बहुत बढ़िया बात है। सो एनर्जी पॉसेस ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर, क्लियर है ना, चलो बहुत बढ़िया बात है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, U इज इक्वल टू m इंटू में G इंटू में H, ठीक है। हालांकि अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपको फाइंड करना है, तब भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट जरा देखो वर्क डन क्या होता है अगेंस्ट ग्रेविटी, भाई W इज इक्वल टू mgh, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अगेंस्ट तभी तो होगा, G के अगेंस्ट, तो यहां पर G की वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस का क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ये भी आप तैयार रख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपके लिए ये भी मिलता है। क्लियर है बात की नहीं क्लियर। इसके बाद इसके दो पार्ट हो गए, एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चे पार्टी क्या है, द एनर्जी पॉसेस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट में है, मान लो ये एक हमारे पास h हाइट की एक वॉल है और इसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, तो इसमें जो एनर्जी है पोटेंशियल, वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्योंकि यहां पर G लग रहा है ना, देखो ना G लगेगा। अगर हाइट नहीं है तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो अगर किसी भी बॉडी में शेप और साइज की चेंजमेंट के होने की वजह से उसमें एनर्जी जनरेट हो रही है, इवन इट इज इन रेस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा बलून है, तो बलून का शेप साइज चेंज कर दूं, जैसे स्प्रिंग को मैं क्या कर दूं, कंप्रेस्ड कर दूं, उसका शेप साइज चेंज हो गया, मोशन में नहीं है, तो उसमें जो एनर्जी पॉसेस्ड हुई वो कौन सी एनर्जी हुई, वो हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है बच्चों वो कौन सा आता है, जरा फटाफट इतना रिवाइज कर लो, मैं आपको बताता हूं अगला कौन सा आता है टॉपिक हमारे पास। अगला टॉपिक आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सा आता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क न्यूमेरिकल में बहुत शानदार वर्क काम करती है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो जरा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है। वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना है कि साथ साथ रहना है और खुश रहना है ना। चलो देखो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम का कहना है कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज का मतलब, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, इनिशियली यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, तो इस दौरान इस ए ने कितना वर्क किया होगा, तो इस वर्क को निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी निकाल के, इससे अगर सबट्रैक्ट कर दें देखो तो वर्क डन हो जाएगा हमारे पास कितना भाई 1/2 mv² फाइनल वेलोसिटी वाला, तो इसका हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब 1/2 mu²। देखो यहां से W इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन आ गया, क्या बचा v² माइनस का क्या बचा u²। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? पक्की बात। चलो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। कोई पूछता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है तो आपको लिख देना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट कहां से आ गया यार वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखना है कि वर्क डन ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो बहुत शानदार बात है। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, ये ना हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या मतलब हुआ इसका? कहता है कि एनर्जी नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो एनर्जी को कोई बना सकता है और ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसको ना केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट दिमाग में आ गया तो बताओ एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए ऑब्जेक्ट है, मास है m, और इसको फ्री फॉल कराते हैं। क्या कराते हैं? फ्री फॉल कराते हैं। तो अब ये बताओ फ्री फॉल जब होगा तो इसमें किस तरह की एनर्जी चेंज होगी? भाई अभी यहां पर रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहां पर मोशन में होगा, है ना, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी में चेंजमेंट कितना होगा? तो आपको बता दें इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट या नो चेंज, या ऑप्शन हो सकता है एनर्जी ऑलवेज सेम। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं आप जब कभी अपने एग्जाम में बैठते हो। अब जरा देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। अब मान लो आपसे एक क्वेश्चन बना के दे दिया गया, क्या बोला गया कि व्हाट हैपन विद द काइनेटिक एनर्जी इफ द मास इज डबल एंड वेलोसिटी गेट्स हाफ। तो देखो अगर मास डबल कर दूंगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 2m, मास डबल कर दिया, v², 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया? mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट्स डबल। क्लियर ना? ये आपको लिखना पड़ेगा। देखो अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में वीडियोस पड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उन वीडियो को डिटेल में देखिए, बहुत मजा आएगा। बहुत शानदार तरीके से एक एक टॉपिक कवर किया हम लोगों ने। इवन मैंने इस वर्क एनर्जी थ्योरम की डेरिवेशन कराई है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेरिवेशन कराई, सब कुछ कराया, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आई। अगर मान लो मैं वेलोसिटी को हाफ कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो 1/2 mv² होता है हमारे पास फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। वेलोसिटी को हाफ कर दो, 1/2 m, तो v/2 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 m ये हो जाएगा v²/4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 mv²। कितने टाइम्स हो गए जरा अब कैलकुलेट कर लेना कि पहले थी हाफ थी, फिर पूरी हुई तो 2 बार हुई, फिर 1/4 हुई, फिर इस तरह से काउंट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारे पास एनर्जी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हमने पढ़ लिया अभी तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थोड़ा सा डिटेल में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब यह है कि एनर्जी ना तो बनती है और ना तो डिस्ट्रॉय की जाती है। इसका मतलब हम इसको एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब काइनेटिक से किसमें? पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक में, या जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है लाइक विंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैन की बात करूं तो फैन का एनर्जी कंजर्वेशन क्या है भाई? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल से विंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में सबसे पहले वाटर कैसा रहता है? रेस्ट में, पोटेंशियल, फिर मोशन में आया काइनेटिक, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल में चेंज हुआ। हो गया कि नहीं हो गया?
अगर मैं बात करूं हाइड्रो पावर प्लांट के अलावा एक और पावर प्लांट होता है जिससे हमारे पास एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें जिससे लाइट जनरेट होती, तो केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। भाई हर केस में घूमता तो टरबाइन ही है ना, जनरेटर जनरेट करता है। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक रिवीजन तौर पे हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम इस सेशन के बाद भी डाउट सेशन रख लेंगे। अभी हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं क्योंकि हम आज नहीं देख रहे हैं, हम अपना कल देख रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।